हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 9 वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1/3 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जो भी जैसे कि लास्ट चैप्टर है, पहला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी में जो पब्लिक है वो अपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डिमांड कर रही थी। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, जो भी पर्सन 18+ ईयर ऑफ एज का है उसे नेचुरली जो है वोटिंग राइट मिल जाना चाहिए, और वोटिंग राइट मिलता है वो वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसके लिए लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से डिमांड की जा रही थी। ये जो प्रिंसिपल है, ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल, ठीक है ना, कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है। सो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, कोई अगर सिंगल पर्सन है तो उस पर्सन का वोट 1 वोट काउंट किया जाएगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट राइट्स, वोटिंग राइट्स थे, डिफरेंट पैटर्न ऑफ वोटिंग राइट्स था, डिफरेंट वैल्यू थे, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। बट इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have 1 vote, and each vote must have 1 value। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की हम लोग बात कर रहे थे। क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एडॉप्टेड, एक्सेप्टेड हम कह सकते हैं, एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट किया गया। और क्या है हम लोग जानते हैं, यह जो चीज़ें हैं, ठीक है, यह क्या है, 18+ जो भी है ईयर ऑफ एज पे इसको जो है मिल जाता है, जो भी सिटीजन होते हैं। मेनी ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पे इक्वल राइट टू वोट का डिनायल है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं मेनी इंस्टांसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे इक्वल राइट टू वोट नहीं प्रोवाइड किया गया है? पहला तो है सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। राइट टू वोट नहीं है। दूसरा इंस्टेंस है इस्टोनिया, ठीक है ना। इस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है। इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट, ठीक है, इस्टोनिया में ने अपने सिटीजनशिप रूल पास किया और उस रूल को इस तरह से बनाया कि जो रसियन माइनॉरिटी पीपल हैं, रसियन कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्हें वोटिंग राइट मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ठीक है।
such a way that people of Russian minority find it difficult to get राइट टू वोट, यानी कि उन्हें जो है राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया जाता था या काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उनको राइट टू वोट लेने के लिए। जो थर्ड इंस्टांसेज है इन फिजी, ठीक है ना, फिजी एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशियन में। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज such that vote of an indigenous मतलब जो फिजियन नेटिव के हैं, वैसे पीपल, वैसे सिटीजन जो फिजी में ही बोर्न हुए, फिजियन नेटिव के हैं, फिजियन इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी has more value than that of an इंडियन फिजियन। मतलब क्या हुआ इसका, देखो फिजी जो आइलैंड है इसमें पहले यह ब्रिटिशर्स जो है उसका कॉलोनीज था। सो यहाँ पे एज अ प्लांटेशन वर्कर बहुत सारे इंडियंस को ले जाया गया। जो लोग फिजी में गए वहीं पे जो है शिफ्ट हो गए, वहीं पे रह गए, हैबिटेट हो गए वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ पे गवर्नमेंट बना, वो इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रिटिशर्स उसको फ्री कर दिए, तो उसके बाद जो इलेक्टोरल सिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ वह किस तरह का हुआ कि जो फिजियन नेटिव हैं उनकी वोटिंग जो वैल्यू है वह इंडियन फिजियन से ज़्यादा हो गई माना गया। जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो अगर एक पर्सन है, वन इंडियन फिजियन का वोट वैल्यू अगर 1 है तो जो फिजियन नेटिव होगा उसकी वोटिंग वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। यानी 1 इंडियन फिजियन 1 वोट, तो 1 फिजियन नेटिव का वोट जो है 2 वोट काउंट होगा। इस तरह का होता है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह किस पे बेस्ड होता है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। एंड यह तभी हो सकता है जब आप ईच एंड एवरी सिटीजन को इक्वल वोटिंग राइट प्रोवाइड करते हो और उसके वोटिंग राइट की वैल्यू भी सेम होती है, ना कि ऐसा जो है अलग अलग वोटिंग वैल्यू हो जाए। ओके, तो ये थर्ड फीचर था। फोर्थ जो फीचर है वह है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। जो सिटीजन है उनकी राइट्स को रेस्पेक्ट होना चाहिए और जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ मीन्स एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करती है। बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, और ये लिमिट कौन सेट करता है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, जो उस कंट्री के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए होंगे उसी लिमिट में, ठीक है, और जो सेट किया जाता है लिमिट उसके अंदर ही काम करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है, एंड अंडर दैट रिटन सेट ऑफ रूल्स, अंडर दैट फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है। ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट इज अंडर दैट फ्रेमवर्क, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसे हम लोग जो है एक स्टोरी है जिम्बाब्वे का, उस स्टोरी से समझेंगे। इसमें हम लोग को स्टोरी ऑफ जिम्बाब्वे पढ़ना है, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है। इसकी स्टोरी से हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि क्या ऐसा होता है। एक्चुअली जिम्बाब्वे जो है इंडिपेंडेंट हुआ वाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में, ठीक है ना। जो जिम्बाब्वे कंट्री है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट इन 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। वाइट माइनॉरिटी मतलब यानी कि यूरोपियन जो है इस पे रूल करते थे, ब्रिटिश वगैरह जो भी रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जानू पीएफ, JANU-PF पार्टी जो है फ्रीडम स्ट्रगल रूल करी। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस देन, यानी कब? सिंस इंडिपेंडेंट। हम ये ऐसा कर सकते हैं, सिंस देन ना लिख करके, सिंस इंडिपेंडेंस country is ruled by JANU-PF, ओके, ठीक है ना। और ये जो जानू PF पार्टी है, ठीक है, इसने फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है ना, लेड फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको जो है इसी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद कांग्रेस जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर ली, गवर्नमेंट बना ली इंडिया में, उसी तरह वहाँ भी ऐसा ही हुआ। जिम्बाब्वे में जो JANU-PF पार्टी है, यह इंडिपेंडेंस को जो मूवमेंट है उसको लीड करी और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर ली। इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ओके, तो इसके लीडर कौन थे? ठीक है, लीडर रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे has been ruling the country since independence, ठीक है ना, आज़ादी के बाद से जो है वहीं रूल कर रहे हैं रॉबर्ट मुगाबे। और हमेशा रेगुलरली जिम्बाब्वे में इलेक्शन होता है, बट ऑलवेज जो है इलेक्शन वॉन बाय JANU-PF, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्शंस ऑलवेज वॉन बाय JANU-PF। क्यों? ऐसा नहीं था, ऑफ कोर्स ही रॉबर्ट मुगाबे इज अ पॉपुलर लीडर, बट यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन बाय यूजिंग अनफेयर मतलब मैनिपुलेट करके, अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन
इलेक्शन, एवरी इलेक्शन में, ठीक है, वो अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और जीत जाते हैं। अदर जो ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज constitution several times to increase power of president and make him less accountable. अपोजिशन जो पार्टी वर्कर है वो हरास्ट किए जाते हैं एंड उनकी मीटिंग डिसरप्ट कर दी जाती है। पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमोन्स्ट्रेशन इलीगल डिक्लेयर कर दिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसे ये क्या हुआ, रॉबर्ट जो मुगाबे है यहाँ पे मतलब क्या किया गया कि जानू जो JANU-PF पार्टी है उसके जो एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना, रॉबर्ट मुगाबे का जो एक्टिविटी है वो क्या है, हमें समझना होगा, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओवर द ईयर्स रॉबर्ट मुगाबे government has changed the constitution to increase power of president के पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंड make him less accountable means यानी कि towards the public उसकी कोई जो है जवाबदेही नहीं होगी, कोई एंसरेबल एक्टिविटी जो है रॉबर्ट मुगाबे की नहीं होगी टुवर्ड्स द पब्लिक, उसे पब्लिक को जवाब नहीं देना पड़ा, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अपोजिशन वर्कर पार्टी, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड, यानी उन्हें जो है परेशान किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है, इलीगल कर दिया गया, यानी उस तरह से बैन कर दिया गया। देयर इज लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट, वहाँ पे लॉ पास किए गए, देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द पावर नॉट पावर, इसको हम लोग कर रहे हैं, लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, जबकि किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड by the government and give only रूलिंग पार्टीज वर्जन, यानी जो रूलिंग पार्टी कहती थी वहीं वे लोग जो है ब्रॉडकास्ट करते थे, वहीं न्यूज़पेपर में जो है वो लोग प्रिंट करते थे। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी थे वहाँ पे, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा हरास किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, यदि वे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी लिखते थे तो
गवर्नमेंट जो है समटाइम्स गवर्नमेंट हैज ignored some court judgments. कोर्ट जो वहाँ पे जजमेंट देती थी उसे भी जो है इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना, वैसे जजमेंट जो कि गवर्नमेंट के, रॉबर्ट मुगाबे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता था, ठीक है ना, और जजेज वगैरह को प्रेशराइज किया जाता था. सो द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of ruler is necessary in democracy but it is not sufficient. यहाँ से हमको सीखने को क्या मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि it shows that popular approval ऑफ द रूलर, क्योंकि पॉपुलर अप्रूवल है तभी तो उसको पब्लिक जो है इलेक्ट कर रही थी, वोट दे रही थी. सो पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स इज नेसेसरी, जरूरी है इन डेमोक्रेसी, इन इलेक्टिंग रूलर, ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं होगा तो पब्लिक उसको वोट भी नहीं करेगी इन डेमोक्रेसी. बट इट इज नॉट सफिशिएंट. ऐसा नहीं है कि जो पर्सन पॉपुलर है और उसको पब्लिक ने वोट दिया वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है, ठीक है. सो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, ठीक है. यदि हम लोग चाहें कि इफ वी विश टू assess a democracy it is important to look at the election. अगर हम लोग चाहते हैं कि एक रियल डेमोक्रेटिक वैल्यू को हम लोग एसेस करें तो हमें इलेक्शन पे देखना चाहिए कि जो इलेक्शंस है वो किस तरह से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, कौन कंडक्ट करा रहा है, उसकी जो फेयरनेस है वो किस तरह से है, ठीक है, उसमें रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं. Okay, so it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in period before election. So this requires that the state should respect some basic rights of citizen. ठीक है, तो इन डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं कि ओके, हम लोग कह सकते हैं क्या, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेट शुड रेस्पेक्ट, ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसमें इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पहला चीज स्टेट should respect some basic rights of citizen. जो भी वहाँ के सिटीजन्स को दिया गया है राइट उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना. दूसरा चीज दे शुड फ्री सिटीजन्स, दे शुड बी फ्री to think, to have opinion, to express these in public, यानी कि पब्लिक में हमें जो हमारे व्यूज हैं, ओपिनियन है, उसको एक्सप्रेस करने का भी राइट होना चाहिए. टू फॉर्म एसोसिएशंस, इसकी भी राइट हमारे पास होनी चाहिए. एसोसिएशंस, टू
protest and take other political actions। इन सभी चीज़ों की जो है राइट होनी चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम। एवरीवन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करें ऑन एनी बेसिस। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड by an independent judiciary। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वहाँ पे ये सभी राइट्स जो हैं फॉलो नहीं हो सकते हैं। सो वी शैल रीड मोर अबाउट जो भी राइट्स हैं हम लोग पढ़ेंगे। सो इस तरह से हमने देखा क्या कि सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शन। A democratic government cannot do whatever it takes simply because it has won election। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इलेक्शन जीत गई तो उसके जो मर्जी में आए वो करेगी, ऐसा नहीं कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। वाई? बिकॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। जो भी माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है इन दैट कंट्री एंड दैट माइनॉरिटीज आर प्रोवाइडेड सम बेसिक राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट has responsibilities to protect them। okay, every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and law। each of this is accountable not only to the people but also to the independent official। okay, so ये जो है शो करता है क्या कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रूल्स है, उसे विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन रूल करना चाहिए और सिटीजन्स राइट के अंदर रूल करना चाहिए, यह शो करता है, ठीक है ना। सो हम लोग एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी कह सकते हैं कि ईच गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू रेस्पेक्ट, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट has to respect some basic rules ठीक है। अगर हम बात करें तो इन पार्टिकुलर अगर बात करें तो इन पार्टिकुलर इट हैज टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, उसकी गारंटीज को जो है करना चाहिए। एवरी डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। ये भी होता है क्या कि एवरी डिसीजन has to go through a series of consultation। ओके, ये चीज होता है।
ठीक है ना। ये एक डेमोक्रेटिक होता है, अगर ऐसा होता है तभी हम कह सकते हैं कि जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और रूल कर रही है विद इन द सेट ऑफ रूल, ठीक है ना। ओके, ये था 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।